लखनऊ से बहुत ही सतावर्स एक दूसरा शहर है बाराबंकी, जहाँ से नसरुद्दीन शाह रहने वाले हैं। वहाँ सिनेमा के क्या स्थितियाँ रही हैं और अब कितने सिनेमाघर रह गए हैं, इन सारी चर्चाओं के लिए आज हम बाराबंकी के दर्पण सिनेमाघर के मालिक विशाल जायसवाल से बात करने जा रहे हैं। विशाल जी, बताइए कि आपकी याददाश्त में सबसे पहले यहाँ कौन कौन से सिनेमाघर थे और दर्पण टॉकीज की शुरुआत किसने की थी? जी, सभी को नमस्कार। हमारा दर्पण टॉकीज 11 अप्रैल सन 1973 को शुरू हुआ था और इसकी नींव तो हमारे बाबा स्वर्गीय श्री बलराज सिंह जायसवाल जी ने रखी थी 1966 के आसपास, लेकिन किसी कारणवश वो उस दौरान नहीं स्टार्ट हो पाया। तो हमारे पिताजी, दो भाई थे, तो श्री सुरेंद्र कुमार जायसवाल जी मेरे पिताजी, उन्होंने इसको आगे बनवाना शुरू किया और 1973 में इसकी उद्घाटन हुआ था इसका। क्या आपके बाबा जी और आपके पिताजी सिनेमा के शौकीन थे जो उन्होंने सिनेमाघर शुरू किया, या सिर्फ व्यापार करना मकसद था? मेरी इसके एक स्टोरी है छोटी सी कि मेरी दादी को दिक्कत थी पैरों में, तो वो कहीं सिनेमा हॉल जा नहीं पाती थी। तो ऐसे ही मजाक मजाक में मेरे बाबा ने उनसे कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सिनेमा हॉल ही बनवा दूंगा। तो उन्होंने आप समझो कि अब ये भगवान की इच्छा हो या जो भी हो, तो सिनेमा हॉल का उनके मन में ये ख्याल आया था बनवाने का। तो वहाँ से ये सोच चालू हुई। फिर धीरे धीरे उस दौरान तो सिनेमा हॉल तो सबसे नंबर 1 बिजनेसों में कहलाता था। तो एक तरीके से ये दोनों चीज़ें मिल के इसकी शुरुआत हुई। तो आपके सिनेमाघर में पहली फिल्म कौन सी लगी थी और किस उससे जुड़े क्या किस्से हैं? हमारे सिनेमा हॉल में पहली पिक्चर, जहाँ तक हमको याद आ रहा है, पाकीज़ा लगी थी। शायद मतलब एग्जैक्टली नहीं याद कर सकता क्योंकि उस समय तो मेरा जन्म नहीं हुआ था। तो शायद ये पाकीज़ा ही लगी थी, जैसे पापा लोग बताते थे। तो पाकीज़ा ही, जहाँ तक हमको याद आ रहा है, का ही ओपनिंग हुई थी इस फिल्म की। उसके बाद फिर कौन कौन सी फिल्में क्या? उसके बाद तो बॉबी है और शोले है और आपकी कई सारी फिल्में हम आपके, वो तो खैर दौर काफ़ी बढ़ता चला गया, लेकिन मेरी जानकारी में जब से मैंने देखा सिनेमा हॉल का, तो DDLJ हुई, हम आपके हैं कौन हुई, ये सारी फिल्में का दौर जब चालू हुआ। जब बीच में सिनेमा हॉल काफ़ी टाइम पे एक्शन पैक्ड मूवीज़ के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता था, फिर ये रोमांटिक फिल्म्स आना शुरू हुई। तो ये दौर 94-95 का जो था, वहाँ से सिनेमा हॉल फिर से स्टार्ट होना शुरू किया। तो ये हम आपके कौन, DDLJ हुई, तो ये काफ़ी अच्छी गई थी। हम आपके हैं कौन किस समय आपके सिनेमा में लग पाई थी बाराबंकी? क्योंकि होता है सबसे पहले फिल्में बॉम्बे में लगती हैं, तो यहाँ तक आने में कितना समय लगा आपके यहाँ आने में उसको? हम आपके कौन में हमारे यहाँ करीब ये हम आपके कौन सन 1994 में 5 अगस्त 1994 को रिलीज़ हुई थी और ये हमारे सिनेमा हॉल में 5 सितंबर सन 1996 में लगी, पूरे 25 महीने बाद। और इसलिए इतनी इसकी पिक्चर की डिमांड थी कि हम लोग को मिल ही नहीं पा रही थी और काफ़ी मशक्क़त के बाद ये फिल्म 25 महीने के बाद हम दर्पण सिनेमा हॉल पे स्क्रीन कर पाए थे। और इसके बारे में आपको कुछ और बताता हूँ, हम आपके कौन के बारे में कुछ स्टोरीज़ आपको बताता हूँ कि हमने ये दौर अपने जीवन में पहली बार देखा। लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से आते थे और फिल्म का मनोरंजन देते थे, उसके बाद सिनेमा हॉल की लॉबी में ही किनारे चादर बिछा के अपना खाना पीना खा के तब वापस जाते थे। ये भी दौर हमने उस ज़माने में देखा और इतना इसका क्रेज़ था इस फिल्म का कि मैंने आज तक दोबारा ऐसी कोई फिल्म का क्रेज़ देखा ही नहीं। तो 3 साल तक की 73, 74, 75 तक की, तो यहाँ पे कंपटीशन का सिस्टम था। यहाँ बाराबंकी में 3 सिनेमा हॉल थे, दर्पण सिनेमा, छाया चित्रगृह और राजकमल टॉकीज। तो ये तीनों लोग आपस में कंपटीशन करते थे, तो जिसकी वजह से पिक्चरें बहुत महंगी और बहुत वैसी होती थी। फिर हम लोगों ने बैठ के आपस में डिस्कस किया और आपस में ही तीनों सिनेमा हॉल वालों ने एक पूल किया कि हम लोग पिक्चर को एक ही बार लेके आएंगे और अलग अलग सिनेमा हॉल पे अपने हिसाब से लगाएंगे ताकि कंपटीशन नहीं रहेगा। तो ये 1975-76 से हमारा पूल चलता रहा
करीब 2015-16 तक ही चला। और उसके बाद फिर एक सिनेमा हॉल बंद हो गया, फिर दूसरा भी बंद हो गया, फिर कोविड के बाद हमारा सिनेमा हॉल दर्पण सिनेमा हॉल भी बंद हो गया। तो तब से ये स्टॉप हो गया है अभी, मतलब सिनेमा हॉल कोई भी इस समय रनिंग में नहीं है बाराबंकी में। तो जब आप यहाँ हम आपके कौन लेके आए थे पहली बार, तो पहला शो की कुछ यादें हैं, क्या था? हाँ सर, बहुत बहुत अच्छी यादें हैं। आपको बताता हूँ कि उस ज़माने में ब्लैक होते थे टिकट में, और जब हम आपके कौन लगी थी तो काफ़ी ब्लैकियों ने विंडो से टिकट ले लिए, लेकिन पब्लिक उस समय अवेलेबल नहीं थी। तो आधे से ज़्यादा सिनेमा हॉल खाली था और हर ब्लैकियर के पास 20-20, 25-25 टिकट थे। तो ये पहले शो के बारे में आपको बता रहा हूँ। उस दिन जन्माष्टमी थी, 5 सितंबर 1996 को जन्माष्टमी था। ये नून शो की बात बता रहा हूँ। तो नून शो में पूरा मतलब हाउसफुल था मेरा, लेकिन सब पब्लिक उतनी नहीं थी और सब ब्लैकरियों के पास टिकट थे। और फिर मैटनी शो भी कोई खास नहीं गया था, इवनिंग शो बहुत डाउन था, नाइट शो बहुत अच्छा गया था। और ये उसके बाद सैटरडे भी ठीक ठाक था। संडे से जो पिक्चर चलना शुरू हुई है, तो ये करीब 25 दिन पूरी पिक्चर चली है हमारे सिनेमा हॉल में, और आखिरी दिन तक भी बालकनी फुल चलती थी। और उसके बाद तो एक हफ्ते तक की तो पूरा हाउसफुल ही चलता रहा था। खैर नाइट शो नहीं चलता था हाउसफुल में, वरना नून, मैटनी, इवनिंग करीब करीब हाउसफुल ही चलते थे एक हफ्ते तक की। किस तरह के दर्शक आ रहे थे फिल्म देखने? इस फिल्म में तो पूरी फैमिली, यूथ फैमिली, कोई भी ऐसा मतलब परिवार से कोई भी, और बहुत ही अच्छी फैमिली से, बाराबंकी से भी बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज आती थी। उन लोगों को टिकट नहीं मिल पाता था तो वो फर्स्ट क्लास में आगे की रो में भी बैठ के देखने के इच्छुक हो जाते थे। इतना क्रेज था इस फिल्म को लेकर। उस वक्त आपके लोगों से जो दर्शक थे उनसे बातचीत होती होगी, वो क्या बताते हैं, उन लोगों को फिल्म क्यों पसंद आ रही थी, क्या खास बात थी उस फिल्मों में? उस फिल्म में सबसे पहली चीज़ तो ये मतलब एक तो फैमिली ओरिएंटेड फिल्म थी ये पूरी, और एक तरीके से पुराने ज़माने में वो कनेक्ट कर पा रहे थे नदिया के पार से, और नदिया के पार वाली जेंट्री भी आती थी, और जो यूथ था वो भी बहुत इन्वॉल्व होता था इस फिल्म को देख के, क्योंकि एक लव स्टोरी और एक नयापन था इसके अंदर। म्यूज़िक बहुत अच्छा था और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी, सीक्वेंस बहुत अच्छा तरीके से, मतलब एडिटिंग वगैरह सब कुछ पूरा कंप्लीट था। तो एक तरीके से यूथ जो था वो भी इन्वॉल्व था और पुराने लोग भी बहुत इन्वॉल्व थे, और फैमिली मतलब एक चलन था कि उससे पहले इतनी फैमिली बेस्ड फिल्में आ नहीं रही थी। और इसी के बाद से सिनेमा हॉल का फिर से रिवाइवल हुआ, जो काफ़ी टाइम तक की फैमिलीज सिनेमा हॉल में आना शुरू की। मतलब बीच में सिर्फ एक्शन पैक फिल्में आती थी जिससे फैमिलियाँ निकलना कम पसंद करती थी। हम आपके कौन आप कितने में लिया था और कौन डिस्ट्रीब्यूटर था उस वक्त, या आपने सीधे राजश्री से लिया था? जी, उस समय दिल्ली से हम ये जो फिल्में आती थी ज़्यादातर हम लोग की दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन हाउस होता था, तो राजश्री प्रोडक्शन का वहाँ पे ऑफिस रहता था। तो उन्होंने ही जबकि आपको ये पिक्चर हमको करीब 32,500 रुपये की पड़ी थी उस ज़माने में, और इन्होंने एक साल पहले जो मुझे कोड किया था उसी से ही एक साल बाद भी उसी दाम पे इन्होंने दिया। इतना इसकी डिमांड थी, और डायरेक्ट राजश्री प्रोडक्शन वालों ने ही इस फिल्म को दिया था हम लोग। राजश्री प्रोडक्शंस के किन लोगों से आपकी उन दोनों मुलाकातें हुई हैं, और कोई यादें हैं उनके साथ, किसी के साथ? वहाँ पे तो ऑफिसर टाइप के लोग रहते थे, लेकिन राजश्री प्रोडक्शन के मतलब कोई ओनर तो नहीं रहते थे, मैनेजर्स टाइप रहते थे। तो वही बताते थे। इसमें भी एक मेंटेनेंस कॉस्ट होती थी, तो वो भी ये लोग डिमांड करते थे राजश्री प्रोडक्शन वाले कि हम उसमें भी शेयरिंग लेंगे। तो खैर वो एक अलग चीज़ है, वो बिजनेस प्रोस्पेक्ट था उनका। उसके बाद कौन कौन सी फिल्में आई जो चलती, या आपको लगता है कहाँ से सिनेमा बदलना शुरू हुआ या दर्शक बदलने शुरू हुए? सिनेमा का जो दौर है, ये आप कह सकते हो कि DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम आपके हैं कौन, कुछ कुछ होता है, यहाँ से ये फैमिली ओरिएंटेड फिल्में आना शुरू हुई। उसके बाद 95-96 ऑनवर्ड्स जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान में कहीं भी आया है तो वो फिल्म इंडस्ट्री में आया, और इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को जिस लेवल पे ले गए, कोई और बिजनेस उस लेवल पे नहीं गया।
और जब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया तो उस दौरान क्रिश जो जो मैंने मुझे लगता है कि सिनेमा हॉल को पूरा रिवाइव करने का श्रेय उसी को जाता है। जो कोई मिल गया और जो क्रिश आई थी जिसने 100 करोड़ का सबसे पहले क्लब हासिल किया है। तो वहाँ से मॉडर्नाइजेशन ऑफ सिनेमा हॉल और सिंगल स्क्रीन से में जो डेवलपमेंट नहीं होते थे वहाँ से डेवलपमेंट होना और लोगों की फैसिलिटीज़ को ध्यान रखना और मल्टीप्लेक्स का कॉन्सेप्ट वहीं से मेरे ख्याल से स्टार्ट होना शुरू हुआ। वरना उससे पहले सिंगल स्क्रीन बहुत ज़्यादा होते थे और क्रिश और ये कोई मिल गया आने के बाद से 2000 के ऑनवर्ड से मल्टीप्लेक्स का चलन बहुत बढ़ना शुरू हुआ। दर्पण टाकी में सबसे ज़्यादा फिल्म कौन सी चली और कितने दिन चली थी, या ये कहें किस फिल्म ने आपको सबसे ज़्यादा कमाई कराई? एक फिल्म आई थी जैसे पापा बताते थे मेरे, क्रांति। तो क्रांति फिल्म एक तरीके से बाराबंकी में बहुत अच्छे दर्शक नहीं मिल रहे थे, तो मेरे पापा और छाया वाले जो अंकल थे उन लोगों ने बैठ के एक योजना बनाई इसके ऊपर। तो योजना ये बनाई कि उस ज़माने में सिक्के उछाले जाते थे पर्दे पे, तो इवनिंग शो था तो सिक्के उछलवाए गए थे स्टाफ द्वारा और इससे पब्लिसिटी हुई। और चना वाला जो गाना था क्रांति में, तो उस गाने पे ये सिक्के उछलवाए गए थे और उसके बाद से ये पब्लिसिटी इतनी अच्छी हुई कि क्रांति फिल्म बहुत अच्छी गई उसके बाद। तो इस तरीके से भी लोग बिजनेस टैक्टिक यूज़ करते थे उस ज़माने में पुराने, क्योंकि और कोई एडवर्टाइजमेंट का साधन नहीं होता था सिवाय माउथ पब्लिसिटी के। तो ये एक मुझे पापा बताते थे बचपन में। और बाकी मेरे हिसाब से तो हम आपके कौन बहुत अच्छी गई, कुछ कुछ होता है बहुत अच्छी गई, क्रिश है, क्रिश ने बहुत अच्छा किया और क्रिश सेकंड भी बहुत अच्छी गई थी। इस तरीके ये सलमान खान की जितनी भी ईद में, बाराबंकी एक्चुअली में थोड़ा सा त्योहारों से बहुत रिलेटेड कर रखता है, तो ईद का बिजनेस बहुत अच्छा होता था यहाँ पे बाराबंकी में। ईद हो गया, दिवाली हो गई, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं लगा और धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी तो काफ़ी चीज़ें अब छुट्टियों से डिपेंडेंट होना शुरू हो गई। तो जैसे जैसे छुट्टियां पड़ती हैं उसी हिसाब से आजकल पिक्चरें उसी हिसाब से मैनेज होना शुरू हो गई। एक धार्मिक फिल्म आई थी संतोषी माँ के ऊपर, जय संतोषी माँ। जी जी। वो तो यहाँ कब पहुँची थी, उसकी क्या स्थितियाँ हुई फिर? कब पहुँची थी तो ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं उस समय छोटा था, लेकिन इसका भी चीज़ें हैं कि बाकायदा आरती होती थी सिनेमा हॉल में। शो शुरू होने से पहले कई सारी महिलाएं पूरे स्क्रीन पे आरती करती थी, उसके बाद शो स्टार्ट होता था और ये चारों शो के वो था। ये भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म गई थी। और इसी में आपको एक आई थी हरिदर्शन। तो हरिदर्शन में तो काफ़ी हमारे जो पंडित समाज के लोग थे, इन्होंने तो पूरा का पूरा हॉल बुक करके देखी थी फिल्म। और कोई किस्से हैं, जैसे आपने कहा कि क्रांति के समय सिक्के उछाले गए थे, इस तरह के और कोई वाक़ये हैं? और कौन से वाक़ये हैं? उसके बाद तो एडवर्टाइजमेंट का जैसे चीज़ें आना शुरू हो गई। तो पहले यहाँ पे बाराबंकी में ये ढोल और इससे भी पब्लिसिटी कराई जाती थी स्टार्टिंग में, और जो किन्नर लोग होते थे ये लोग पब्लिसिटी करते थे जा के रोड पे। ये भी कुछ चलन चला था कुछ टाइम पे। मतलब किन्नर लोग किस तरह क्या करते थे वो लोग? ये लोग जैसे मार्केट में जाते थे और अपना गाना बजाना करके कि ये फिल्म आई है और बताते थे लोगों को जाके, तो उनको भी पैसे दिए जाते थे, तो ये पब्लिसिटी करते थे ये लोग। उसके बाद क्या सिलसिला शुरू हुआ पब्लिसिटी का? उसके बाद जैसे ये ऑडियो बेस्ड रिक्शे पे पब्लिसिटी कराना शुरू किए, पैम्पलेट छपवाना शुरू किए हम लोगों ने। और ऑडियो बेस में जैसे उसके अंदर जो कटिंग लगा के और छोटे छोटे ऑडियोज डाल के, तो वो रिक्शे पे वो पूरा बोलते थे जैसे पुराने ज़माने में जो एडवर्टाइजमेंट करते थे, तो वो उस टाइप से हम लोग ने बाराबंकी में करवाना शुरू किया। पैम्पलेट अखबार में निकलवाना शुरू किया, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क मिलता था एडवर्टाइजमेंट कराने में। अब तो खैर एडवर्टाइजमेंट की इतनी ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में सब लोगों को नॉलेज होती है। और बहुत टाइम तक तो बाराबंकी में पिक्चरें रिलीज़ नहीं होती थी।
ये रिलीज़ होना शुरू हुई है 2007 या 8 के आसपास से, जब से इसमें बहुत अच्छा बड़ा योगदान मिला। जो आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म से फिल्में चालू होती हैं, पहले तो रील आती थी, बड़े बड़े रील के बॉक्से आते थे, उससे प्रोजेक्टर से फिल्म चलती थी। और अब तो पूरा डिजिटाइज हो गया है कि आप डिजिटली पिक्चर चला सकते हो। तो इससे बहुत बड़ा, क्योंकि एक प्रिंट की कॉस्ट आती थी, एक प्रिंट की कॉस्ट आती थी करीब करीब 75,000 रुपये, और वो बहुत ज़्यादा 3 या 4 महीने में वो प्रिंट ख़राब हो जाता था। तो वो कॉस्ट लोगों डिस्ट्रीब्यूटर एंड प्रोड्यूसर्स की बची। तो ये डिजिटल से रिलीज़ होने का कॉन्सेप्ट छोटे छोटे शहरों में स्टार्ट हुआ, वरना रिलीज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता था छोटे शहरों में। जब रील से फिल्में रिलीज होती थी उस वक्त प्रोजेक्टर के साथ साथ एक खास तरह का बल्ब लगाया जाता था, जी और अक्सर ये होता था कि फिल्म चलते चलते बल्ब खराब हो जाता था। जी। इस ढंग की कोई स्थितियाँ हुई तो तब क्या करते थे आप लोग? तो सर, जब खैर हमारे यहाँ बल्ब सिस्टम नहीं था, वो निगेटिव पॉजिटिव के कार्बन लगते थे, तो कार्बन वाला सिस्टम था। ये बल्ब का सिस्टम थोड़ा काफ़ी लेट आया, तो और ये थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा होता था। तो ये कार्बन सिस्टम होता था, लेकिन तब भी 2 प्रोजेक्टर होते थे। तो उसमें फिर ये होता था कि ब्रेक करके दोबारा फिर से रील चढ़ा के, और थोड़ा हर 15 से 20 मिनट का एक प्रोजेक्टर 15 से 20 मिनट ही कैपेसिटी होती थी उस रील को चलाने के लिए। तो उसके बाद दूसरा प्रोजेक्टर पे स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ होता था। तो कभी अगर एक प्रोजेक्टर ख़राब होता था तो दूसरे प्रोजेक्टर पे इस तरीके से फिल्म चलाई जाती थी। तो 1 मिनट का फ़र्क आ जाता था, ब्रेक करना पड़ता था। तो ये दिक्कतें कभी कभी आती थी। और इसमें फिर ये पब्लिक जो है सीटें और फर्नीचर बहुत डैमेज करना शुरू कर देती थी, ये दिक्कतें आती थी। आपने बताया कि बाराबंकी में 3 थिएटर रहे, तो दूसरे थिएटरों से दर्पण टॉकीज में क्या फ़र्क था? थिएटर तीनों अपनी जगह एक बढ़िया थे, और जैसे दर्पण सिनेमा हॉल और बाकी सिनेमा हॉल में खाली इतना फ़र्क था कि हमारी जो बालकनी थी वो प्रॉपर बालकनी में आती थी, और उनके यहाँ थोड़ा सा रेज बालकनी थी। और बाकी और मामले में तीनों सिनेमा हॉल एक ही कैटेगरी में ही थे करीब करीब। और दर्पण सिनेमा हॉल में एक चीज़ और थी कि हमारे यहाँ कूलर सिस्टम था, बाकी दोनों सिनेमा हॉल में कूलर नहीं थे। अब जबकि सिनेमा बहुत विकसित हो रहा है, फिल्में ज़्यादा बन रही, सारी चीज़ें हो रही हैं, इसके बावजूद सिनेमाघर बंद क्यों हो रहे हैं? और बाराबंकी जो सिनेमाघर बंद हुए, पहला कौन बंद हुआ, क्यों बंद होने शुरू हो गए? क्या स्थितियाँ बदल क्यों रही हैं ये? शुरुआत में तो उत्तर प्रदेश में टैक्सेशन बहुत महंगा था, काफ़ी टैक्स, मतलब 60%, एक ज़माने में तो 125% टैक्स हुआ करता था। फिर धीरे धीरे तक तो 60% तक आया। अब तो खैर जीएसटी आने के बाद तो 18% और 28% ही रह गया टैक्स। तो ये टैक्स का बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। और दूसरा, सिनेमा हॉल ने जो इफ़ेक्ट किया आपका, जो डिजिटल, जो डीवीडी और आज की डेट में जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए, पायरेसी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुई। लेकिन सिनेमा हॉल का और मेंटेनेंस मेन चीज़ आती है, क्योंकि एक हॉल बहुत बड़ी एरिया में आता है और काफ़ी उसको मेंटेन करने की कॉस्ट आती है। और छोटे सिनेमा हॉल में जैसे आजकल मल्टीप्लेक्सेस हैं, तो वहाँ पे बिजनेस कॉन्सेप्ट भी है कि पूरा नीचे से लेके आप कॉम्प्लेक्स टाइप का बना सकते हो और छोटे सिनेमा हॉल बना सकते हो। लेकिन सिंगल स्क्रीन में ये चीज़ नहीं थी कि आप कॉम्प्लेक्स कर सकते थे। तो ये दिक्कतें थी। तो इसी वजह से आज की और उतनी ऑडियंस नहीं रह गई, और नंबर ऑफ स्क्रीन्स बढ़ने से ऑडियंस भी स्प्रेड आउट हो गई। पहले सिनेमा हॉल बहुत लिमिटेड होते थे, तो उस लेवल पे ऑडियंस बहुत होती थी। तो ये फ़र्क आया। क्या फिल्में जिस दर से पहले बन रही थी, पारिवारिक और लोगों को आकर्षित, क्या वो आकर्षण खत्म हो गया सिनेमा के प्रति लोगों का? नहीं, आकर्षण तो नहीं ख़त्म हुआ है, लेकिन फिल्में जो पहले बनती थी वो तो खैर आप सही कह रहे हो कि पहले ज़माने में एक स्टोरी होती थी, एक सिस्टम होता था, पूरा आदमी फिल्मों से जुड़ाव महसूस करता था। आजकल वो फिल्में साल में गिनी चुनी आती हैं, और ये फ़र्क तो काफ़ी आया है। और आजकल तो फिल्में जिसको देखो वो फिल्में बना के रिलीज़ कर दे रहा है, भले उस फिल्म का सिर पैर हो या ना हो। तो ये फ़र्क है। और जो अच्छे फिल्म मेकर हैं
उनकी फिल्में आप देखो, चाहे आप सूरज बड़जात्या की देख लो, आप चाहे आप इनकी क्या नाम था इनका, चोपड़ा जी की जो फिल्में हैं, और यशराज बैनर जैसे फिल्में बनाता था, और महेश भट्ट जैसे फिल्में बनाते थे, तो इन सब के, सुभाष घई जैसी फिल्में बनाते थे, तो उस टाइप के लोग अब नहीं है इस इंडस्ट्री में कि जो पूरा कॉन्सेप्ट लेके चलते थे, जिससे आपको जुड़ाव लगता था कि एक फिल्म की स्टार्टिंग होती थी, एक फिल्म की एंडिंग होती थी, एक स्टोरी, मतलब आप कुछ सीख के जाते थे। आज की डेट में तो नो ब्रेनर फिल्में बनना शुरू हो गई। चलिए, मुझे बताइए कि जब बीच में एक ज़माना ये आया था जब डीवीडी और वीडियो लाइब्रेरी शुरू हो गई थी, लोगों ने अपने घर पे वीडियो ला के टीवी पर फिल्में देखना शुरू कर दिया था। उस वक्त आपके सिनेमाघर की क्या स्थितियाँ हुई थी, उस पर कितना असर पड़ा था? उस समय फ़र्क तो काफ़ी पड़ा था, लेकिन अब यह है कि लोगों के पास ऑप्शन खुल जाते थे कि हम वहीं देख लेते थे, तो उस समय टिकट के रेट हम लोग बहुत ज़्यादा हाई नहीं कर सकते थे, तो कंपटीशन की वजह से हम लोग को सस्टेनेबिलिटी वाले में दिक्कत आती थी, और खर्चे डेली बाई हर महीने, साल 2 साल में तो बढ़ते ही बढ़ते रहते थे, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती थी। और ये पायरेसी की वजह से तो काफ़ी बिजनेस को इफ़ेक्ट हुआ, ये तो सबको मालूम है। लेकिन पायरेसी में एक चीज़ आपको बताता हूँ, क्योंकि इस चीज़ स्टार्टिंग में तो लोगों को अच्छा लगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट सिनेमा हॉल का और घर में क्या डिफरेंस आता है। सिनेमा हॉल में आपका एक सोच होती है कि आप फिल्म देखने जा रहे हो, घर में क्या होता है कि जब आप फिल्म देख रहे होते हो, कहीं पे भी पॉज कर देते हो, कभी भी कोई डोरबेल बज गई, कभी भी आपका मन किया तो आप उठ गए, पानी पीने चले गए, कहीं कुछ भी कराए, तो वो फिल्म का इंजॉयमेंट नहीं मिलता है। तो लोगों को ये चीज़ समझ में आई, तो इसी की वजह से जो मल्टीप्लेक्स है, ये आज की डेट में यूथ और लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, ये फ़र्क आया है। जो सिंगल थिएटर्स हैं उनकी टिकटों के दाम कम है, मल्टीप्लेक्स के दाम ज़्यादा है, फिर भी लोग सिंगल थिएटर के बजाय मल्टीप्लेक्स में जाना क्यों पसंद कर रहे हैं? सिंगल थिएटर जो भी हैं वो एक्चुअली में थोड़ा वास्ट एरिया, काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता है, तो जिसको मेंटेन करना थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती है। और जो मल्टीप्लेक्सेस हैं वो वहाँ पे 250-300 से ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं होती है, और जो सिंगल सिनेमा हॉल होते हैं वो कम से कम 600, 700, 800, 1000 इस रेंज की ऑडियंस होती है, तो इसको मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। और रही बात आपका जो रेट का, तो वो फैसिलिटी दे पाते हैं क्योंकि वो उनकी एरिया मेंटेन करने का कम है। हमारा जो सिंगल स्क्रीन है वो एरिया मेंटेन करने का ज़्यादा है, तो कॉस्टिंग वाइज हम उस फैसिलिटी को दे नहीं पाते हैं, तो ये फ़र्क बहुत ज़्यादा आता है। दर्पण ताकि जो है आज से लगभग 60 साल पहले शुरू हुआ था, क्या वजह आई, ऐसी क्या मुसीबतें आई कि आपको उसको बंद करने का निर्णय लेना पड़ा? बंद तो ये कोविड से पहले तक भी चल रहा था। लास्ट स्क्रीनिंग इसकी 18 मार्च 2020 को सिनेमा हॉल चला, उसके बाद से बंद हुआ है। जब से ये लॉकडाउन वाला कॉन्सेप्ट आया, तो लॉकडाउन के बाद सिनेमा हॉल पे काफ़ी इफेक्ट आए। 2 साल तक तो सिनेमा हॉल बिजनेस बिल्कुल ही ज़ीरो था, क्योंकि कॉस्ट ही नहीं, तो इसी वजह से हमने इसको दोबारा स्टार्ट नहीं किया। लॉकडाउन में लोगों ने घर पे OTT प्लेटफॉर्म का चलन बहुत बढ़ गया, तो लोगों को लगा कि ये OTT प्लेटफॉर्म में ही वो मनोरंजन का सारा साधन उनको मिल जाता था, तो ये और उनकी कॉस्टिंग भी कम आने लगी। तो ये इसका सबसे मेजर कारण यही है कि लॉकडाउन में जो सिनेमा हॉल बंद हुए कोविड के बाद से, तो और OTT का जो चलन बढ़ा, वहाँ से सिनेमा हॉल का ड्रॉबैक स्टार्ट हुआ, तो ये सबसे बड़ा मेजर कारण है। तो अब क्या फिर से आप उसको शुरू करना चाहते हैं, क्या योजना है आपकी? जी, अभी तो इसको फिर से शुरू करना है, और अभी तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी स्कीमें निकाल रखी हैं, तो हम लोग उसी का डिस्कशन कर रहे हैं आपस में, और इसको रेनोवेशन करके एक बिजनेस, मतलब सिंगल स्क्रीन ना करके हम नीचे कमर्शियल और ऊपर एक मल्टीप्लेक्स टाइप का बनाने का योजना बना रहे हैं इसमें, ताकि स्क्रीन मतलब कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाए, और लोगों को, क्योंकि अब दर्शक भी उस लेवल पे नहीं आते हैं, एक लिमिटेड ही आते हैं। और अब पहले होता था सिर्फ 4 शो चलते थे, अब तो आप 24 घंटे शो चला सकते हो, तो कोई ऐसा नहीं है कि आपकी कोई टाइमिंग का लिमिटेशन है या कोई चीज़ भी है। तो इसी वजह से मल्टीप्लेक्स का चलन और भी बेटर हो गया कि आप जब मर्जी हो
उस टाइम शो चला सकते हो, वरना पहले तो सिर्फ 4 शो चलते थे या 5, या मॉर्निंग शो 10 बजे से लेके रात के 12 बजे तक ही खाली आप ऑपरेटेड कर सकते थे। आप खुद सिनेमा के शौकीन रहे तो आपको कौन सी फिल्में पसंद आई और किस कलाकार को आप लाइक करते हैं? मुझे तो ज़्यादातर रोमांटिक फिल्में पसंद आती थी, और रोमांटिक और जिसमें मतलब कुछ सीख मिले। और कलाकार में तो आमिर खान हुए, ऋतिक रोशन हुए, और पुरानों में आप धर्मेंद्र हुए और अमिताभ बच्चन हुए। तो इन लोगों की फिल्में तो काफ़ी हम लोगों ने अपने बचपन में देखी हैं, और ये लोग काफ़ी मतलब अच्छी फिल्में इनकी, जैसे सबसे बेस्ट तो मुझे इसकी आमिर खान की जो जीता वही सिकंदर, और शाहरुख खान की कभी हाँ कभी ना, और सलमान खान की मैंने प्यार किया। ये 3 पिक्चरें मेरी सबसे फेवरेट हैं। विशाल जायसवाल जी, फिल्म संगम चैनल के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर।